कैसे हैं आप सभी स्टूडेंट। तो आज की इस वीडियो में मैं आप सभी बच्चों को बी विंग यूनिवर्सिटी में FYUP सेमेस्टर 6 मेजर पेपर 12 हिस्ट्री, इस वीडियो में मैं आप सभी बच्चों को 3 सवाल बता रहा हूँ। ये 3 के 3 सवाल आप सभी बच्चे पढ़ के जाइएगा और आप सभी बच्चों का ये सवाल आएगा पेपर में। अगर आपने सिलेबस देखा हुआ है और अगर आप सभी बच्चों ने हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वीडियो देखा हुआ है, अगर आप ये सारी चीज़ें पूरे कर लेते हैं तो 75 नंबर का पेपर होता है। 75 में 75 आप खुद सोच लीजिएगा, आपको मिल जाएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक करें, चैनल पे न्यू आए सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पे क्लिक करें ताकि इसी प्रकार न्यू अपडेट आपको मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टा लिंक अवेलेबल है, फॉलो करना चाहें कर सकते हैं। देखिए पहला सवाल, असहयोग आंदोलन यानी कि नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं। तो असहयोग आंदोलन के क्या कारण थे, ये आपको यहाँ पर इसका विस्तृत वर्णन करना है, मतलब इसके बारे में आपको पूरा चर्चा करके बताना है। तो चलिए आइए जानते हैं सबसे पहले हमारे भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का एक महत्वपूर्ण चरण जिसका नाम है असहयोग आंदोलन। तो जिसका नेतृत्व यानी जिसे लीड किया बेसिकली हमारे महात्मा गांधी जी ने लीड किया था। यह आंदोलन 1920 से लेकर 1922 तक लगभग चला। इसका एक उद्देश्य था और वो परम उद्देश्य यही था कि ब्रिटिश सरकार से सहयोग समाप्त कर हमारे भारत को क्या करना, स्वराज के लिए संगठित करना, इसका मेन उद्देश्य था। इस आंदोलन के पीछे देखिए कई राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक तथा कई कारण थे हमारे पास, जिनमें हमारे पास रॉलेट एक्ट 1919, जैसे ब्रिटिश सरकार ने जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ उसका खत्म होने के बाद, जैसे आपको फर्स्ट वर्ल्ड वॉर मालूम होगा 1914 से लेकर 1900 युद्ध के बाद भारत में रॉलेट एक्ट आया, जिससे कि इस कानून के अंतर्गत किसी भी व्यक्ति को बिना मुकदमा किए, बिना कुछ किए सीधा सीधी जेल में उठा के डाल दिया सकता था। और यह नियम इसलिए लाया गया था ताकि लोगों को, जो भी लोग देश के लिए कार्य कर रहे हैं, उनको सीधा सीधे उठा के जेल में डाल देना है। और इसी कानून को कहा गया था काला कानून के नाम से जाना गया था। अगर आप हिस्ट्री के छात्र हैं या हिस्ट्री जानते होंगे तो आपको यह मालूम होना चाहिए। तो यह कानून भारतीयों की हमारी जो मौलिक स्वतंत्रता है उनके खिलाफ था। महात्मा गांधी जी ने क्या किया, इस एक्ट का तीव्र विरोध किया और इसे नाम दे दिया काला कानून, मतलब ना अपील ना दलील, सीधा उठा के भैया जेल में डाल दो। इस कानून से देश भर में देखिए गुस्से की लहर फैला दी, पहला कारण था जिस वजह से लोग क्या हुए, इसके मतलब विरोध में खड़े हुए। दूसरा आपको मालूम होगा जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919। यहाँ पर एक कायर था, ठीक है, जिसका नाम था कायर, मैं इसे डायर नहीं बोलता, ये था कायर, जिसने हमारे लोगों के, देश के लोगों पर, निहत्थे लोगों पर क्या कर दिया, गोलियां चला दी। और इस हत्याकांड में सैकड़ों लोग यहाँ पर मारे गए, जिसने हमारे देश को झकझोर दिया और ब्रिटिश शासन की जो क्रूरता थे उसको यहाँ पर उजागर किया। और यह असहयोग आंदोलन के प्रमुख कारणों में एक कारण बना था जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919। यह पहला बैसाखी का दिन था और यह दिन कोई भी लोग नहीं भूल सकते, चाहे वो पंजाब प्रांत क्यों, ठीक है। ये संपूर्ण भारत के लोगों को इसने घटना ने झकझोर दिया था, इसलिए इसका नाम कायर मैं पढ़ता हूँ, ठीक है। जैसे बंगाल विभाजन में वहाँ इसका नाम करजन है, लेकिन सॉरी इसका नाम करजन है, लेकिन वो नाम करजन है, लेकिन वो क्या बोले, दुर्जन उसको बोलता हूँ मैं, ठीक है। इसी प्रकार ये डायर है लेकिन इसका नाम कायर है, ठीक है। अगला है खिलाफत आंदोलन। देखिए प्रथम विश्व युद्ध के बाद ये हमारे देश का युद्ध नहीं था, पहले बता दे रहा हूँ। इस क्या था, ब्रिटिश सरकार ने क्या किया था, तुर्की के खिलाफ, जो माफ करिए तो खिलाफ बोल रहा हूँ, तुर्की के जो खलीफा होते थे उनकी शक्तियों को क्या समाप्त कर दिया था। अब ये लोग यहाँ से बैठे तुर्की के खलीफाओं की शक्ति समाप्त कर रहे हैं, जिससे हमारे देखिए भारत के जो मुसलमान लोग थे उनमें एक आक्रोश पैदा हुआ था। खलीफा को मुसलमान जगत का जो धार्मिक नेता, उन्हें ग्रुप मतलब उनका लीडर माना जाता है, इसके विरोध में उन्होंने क्या किया, एक आंदोलन शुरू हुआ जिसका नाम था खिलाफत आंदोलन, जिसमें हमारे भारत में हिंदू मुसलमान एकता का प्रतीक बना। महात्मा गांधी जी ने क्या किया, इस आंदोलन का समर्थन किया और इसी आंदोलन को असहयोग आंदोलन से जोड़ने की कोशिश की, जिससे हमारे भारत के लोग, जो हिंदू मुसलमान लोग हैं, वो एक रूप से क्या कर सके, अंग्रेजों का विरोध कर सके, जिसने आंदोलन को क्या किया, व्यापक एक जन समर्थन मिला। फिर चौथा पॉइंट है हमारे पास स्वराज की भावना और कांग्रेस का प्रस्ताव। 1919 के बाद क्या हुआ कि देश में देखिए स्वराज की जो मांग है वो लगातार तेजी से बढ़ रही थी, यानी हमारे देश को भैया आज़ादी चाहिए था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने क्या किया, 1920 का जो नागपुर जो अधिवेशन था, नागपुर के जो सदन था, उसमें असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव पारित कर दिया कि भैया चलिए यह प्रस्ताव पारित होता है और यह तय होता है कि ब्रिटिश शासन से हर प्रकार का जो सहयोग मिलता था उसको समाप्त कर दिया जाएगा। महात्मा गांधी ने घोषणा कर दी कि यदि भारतवासी अगर एकजुट अगर हो जाए तो असहयोग करके यहाँ पर 1 साल में हम लोग स्वराज प्राप्त कर सकते हैं, उन्होंने कहा था। फिर अगला है ब्रिटिश शासन की जो अन्यायपूर्ण नीति है, जैसे उनका तो सारा नीति है अन्यायपूर्णता, चाहे वो प्रशासनिक रूप से हो, चाहे वो आर्थिक रूप से हो, चाहे वो सामाजिक रूप से हो, ये हमेशा भारतीयों के हितों के खिलाफ थी। भारत की संपत्ति का शोषण करना हो, शिक्षा और नौकरी में भेदभाव, ये सब कॉमन चीजें थे उन लोगों के लिए। कृषि संकट हो, कर का बोझ हो, इत्यादि ने क्या किया, हमारे भारतीयों को अंग्रेजों से क्या करे, विमुख कर दिया।
इन सभी कारणों ने क्या किया, आम जनता में एक आक्रोश सा या असंतोष पैदा होता चला गया। अगला है, महात्मा गांधी जी के नेतृत्व में देश को एक नया नेतृत्व मिला। उनका विचार था सत्याग्रह, अहिंसा और आत्मनिर्भरता का विचार जनता में उनका लोकप्रिय उठा। उन्होंने जितने भी विदेशी वस्तु उनका बहिष्कार कर दिया, सरकारी नौकरी एवं स्कूलों का त्याग और जो भी स्वदेशी वस्तु है उनको अपनाने का उन्होंने आह्वान किया और लोगों ने बड़ी संख्या में उनका साथ इन्होंने दिया था। तो असहयोग आंदोलन भारतीय राजनीति के या भारतीय जनता के राजनीतिक जागरण और एकजुटता का प्रतीक था। इसने भारत जो ब्रिटिश सरकार है उसकी जड़ें हिलाकर रख दी थी। यह आंदोलन 1922 में, आपको मालूम होगा, एक घटना सुना होगा, चौरी चौरा कांड में बंद कर दिया, क्योंकि इस क्या हुआ था, इस कांड में एक पुलिस स्टेशन था जहां पर उन पुलिस स्टेशन को जलाकर राख कर दिया गया था, जिस वजह से गांधी जी ने ये बंद कर दिया फिर। लेकिन इसने हमारे भारतीय स्वतंत्रता संग्राम को नई दिशा दी। इस आंदोलन का यह स्पष्ट हो गया कि हमारे भारत की जनता अब आज़ादी के लिए तैयार है और अंग्रेजों की देखिए जो भी दमनकारी नीति है उनका खिलाफ हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पर सतर्क रूप से उनका विद्रोह कर सकते हैं या विरोध कर सकते हैं। तो ये थे असहयोग आंदोलन का। अगर सवाल पूछा जाएगा तो 15 मार्क्स में आपको इस प्रकार अपने हिसाब से बना के लिखना है। अब अगला सवाल है प्रथम विश्व युद्ध का। आपको मालूम, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर 1914 से लेकर 1919, इसने भारतीय स्वतंत्रता पर हमारे पास एक प्रभाव, इसका हमारे भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन क्या प्रभाव पड़ा, इसका आपको वर्णन करना है। तो सबसे पहला पॉइंट बताया हुआ है कि प्रथम विश्व युद्ध 1914 से 18 लिखा हो, लगभग 19 तक चला था। ये एक वैश्विक युद्ध है जिसने ब्रिटेन ने भारत को अपनी उपनिवेशी शक्ति के रूप में झोंक दिया था। भारत ने युद्ध में क्या किया, ब्रिटेन का साथ दिया था। क्यों? उन्होंने, लेकिन युद्ध के समय हमारे भारत के देखिए जो भी लोग भारतीय ना, उन्होंने स्वराज की उम्मीद थी जो उन्होंने पूरी नहीं की। मतलब उम्मीद किया गया था कि भैया ये आप लोग हमें आज़ादी दिया नहीं। इसके परिणाम स्वरूप क्या हुआ, हमारे जो भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में नई जागरूकता हुई या असंतोष हुआ या क्रांतिकारी भावनाओं का लगातार उदय हुआ। अब इसके क्या क्या प्रभाव पड़े, जैसे उन्होंने पहले क्या किया, अंग्रेजों ने भारतीयों से मदद मांगी और बदले में क्या दिया उन्हें, धोखा, जो उनका खानदानी अधिकार है। तो भारतीय नेताओं खासकर कांग्रेस ने ब्रिटिश सरकार का युद्ध में क्या क्या समर्थन किया था और एक ही आशा था कि युद्ध के बाद उन्हें स्वराज दिया जाएगा। लेकिन जैसे युद्ध खत्म हुआ, हमारे भारत के जो भी लोग शहीद हुए उस युद्ध में, उनका कह सकते हैं उनके प्रति अंग्रेजों ने क्या किया, धोखा दे दिया। बोला कि भैया भारत को कोई राजनीतिक राहत नहीं जाएगी, जिससे लोगों का जो विश्वास था वो टूट गया। ठीक है। प्लस आर्थिक शोषण और जो गरीबी में वृद्धि हुई। युद्ध के कारण क्या हुआ, हमारे भारत में देखिए भारी मात्रा में धन, अन्न, सैनिक और कच्चा माल ब्रिटेन भेजा जा रहा था। इससे हमारे भारत में महंगाई, बेरोजगारी और गरीबी लगातार तेजी से बढ़ रही थी। आम जनता में सरकार के प्रति जो है वो नाराजगी बढ़ने लगी थी। प्लस राजनीतिक चेतना में यहाँ पर क्या हुआ, वृद्धि हुआ हमारे पास। जिसे बताया हुआ पहला पॉइंट में कि युद्ध के कारण भारत में जो राजनीतिक गतिविधियां थी वो लगातार बढ़ती चली गई। लोगों ने महसूस किया कि जब वे विश्व युद्ध में अंग्रेजों की मदद कर सकते हैं तो अपने ही देश के शासन को खुद क्यों नहीं चला सकते हैं। इसने क्या किया, देश में राष्ट्रीयवाद की जो भावना उसको एक जगह बढ़ाने का किया और ये तेजी से बढ़ती चली गई। फिर चौथा पॉइंट है हमारे पास क्रांतिकारी गतिविधियों में जो वृद्धि हुई, जैसे युद्धकालीन जो दमन और ब्रिटिश धोखे से जो हमारा युवा वर्ग था वो क्रांति की यहाँ पर लोगों के मन में भावना पैदा हुई। जैसे गदर पार्टी नाम सुना होगा, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन, क्रांतिकारी संस्थाएं, जैसे कई पार्टी यहाँ पर देखिए सक्रिय हुई। भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद जैसे कई क्रांतिकारियों ने इसी हमारे भारत में यहाँ पर पृष्ठभूमि में इन्होंने क्या किया, अंग्रेजों का विरोध किया। प्लस गांधी जी का उदय और यहाँ पर असहयोग आंदोलन, जैसे महात्मा गांधी जी ने प्रथम विश्व युद्ध में अंग्रेजों का समर्थन किया, परंतु युद्ध के बाद उन्होंने अंग्रेजों के धोखे, रोलेक्ट एक्ट और जो जलियांवाला बाग हत्याकांड थे, उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ क्या मोर्चा खोल दिया और उन्होंने 1920 में क्या किया, असहयोग आंदोलन शुरू किया। गांधी जी राष्ट्रीय राजनीति के केंद्र में यहाँ पर आ चुके थे। अगला है खिलाफत आंदोलन का यहाँ पर जन्म हुआ। युद्ध के बाद जैसे आपको मालूम है तुर्की में जो खलीफा है, ठीक है, उनको हटाए जाने के लिए भारत में मुसलमानों ने असंतोष यहाँ पर फैला। इस असंतोष ने क्या किया, जो खिलाफत आंदोलन को जन्म दिया और जिसे गांधी जी ने समर्थन दिया ताकि इस आंदोलन को हमारे देश के आंदोलन से जोड़ा जा सके। तो प्रथम जो विश्व युद्ध है वो हमारी भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के इतिहास में एक नया मोड़ साबित हुआ। युद्ध ने भारत को एक नए राजनीतिक चेतना का यहाँ जागृत किया। अंग्रेजों की जो नीयत की कि अंग्रेजों कैसे हैं, कितने बड़े लीचड़ है वो पता चल जाता है। और हमारे देश में देखिए एक असंतोष आंदोलन और जो भी क्रांतिकारी गतिविधियों को उन्होंने जन्म दिया। इसके बाद भारत में जो संघर्ष का स्वरूप है वो बदला और मांग ने सीधा विरोध और असहयोग की यहाँ पर जो नीति है वो सीधा सीधी यहाँ पर अपनाई गई। ठीक है, और इसके बाद बेसिकली असहयोग आंदोलन स्टार्ट होता है। अगला क्वेश्चन है साइमन कमीशन और नेहरू रिपोर्ट पर आपको क्या लिखना है, एक निबंध लिखना है। ठीक है, क्या था साइमन कमीशन और क्या था नेहरू रिपोर्ट, आइए जानने। सबसे पहले तो भारतीय स्वतंत्रता संग्राम एक लंबा संघर्ष है जिसमें कई देखिए यहाँ पर महत्वपूर्ण घटनाएं घटित हुई। जैसे ब्रिटिश शासन की जो नीतियां, जहां
एक और हमारे भारतीयों के स्वाभिमान को उन्होंने ठेस पहुंचाया जा रहा था। वहीं पर हमारे भारतीय नेता राष्ट्र को स्वतंत्र कराने के लिए नई नई देखिए यहाँ पर राहें खोज लेते हैं। और इन्हीं घटनाक्रम में एक बड़ा मुद्दा आता है जिसका नाम है साइमन कमीशन 1927 का आया था, और नेहरू रिपोर्ट 1928 अत्यंत महत्वपूर्ण मानी जाती है। ये दोनों घटनाएं क्या है, ब्रिटिश की उपेक्षा और हमारे भारतीयों की आत्मनिर्भरता के प्रतीक के रूप में उभर कर आई थी। जैसे पहला बताया हुआ है साइमन कमीशन 1927। तो क्या किया, ब्रिटिश शासन के अधीन बताया जा रहा है कि ब्रिटिश सरकार ने क्या किया, 1919 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के तहत यह घोषणा की कि 10 वर्षों के भीतर हमारे भारतीय शासन प्रणाली की समीक्षा की जाएगी, एक रिपोर्ट बनाया जाएगा। परंतु ब्रिटिश सरकार ने समय से पूर्व ही क्या किया, 1927 में साइमन कमीशन की यहाँ नियुक्ति कर दी। ठीक है, और यह आयोग जो था, मतलब ये जो बेसिक कमीशन था, इसमें 7 ब्रिटिश अधिकारी थे जिनकी अध्यक्षता थे जो साइमन नाम के कह सकते हैं फेंकूचंद कर रहा था। ठीक है, इस आयोग में कोई भी भारतीय सदस्य नहीं था, जिससे देशवासी जो थे हमारे, उनको एक अपमान महसूस हुआ। प्लस साइमन कमीशन का विरोध क्यों हुआ, आपको मालूम है कि क्लास 10 में कहानी पढ़ा होगा आपने, तो भारत में जैसे ये कमीशन आया तो सबसे पहले इसका विरोध होता है, साइमन गो बैक के नारे लगे, जगह जगह प्रदर्शन हुई, रैली हुआ यहाँ पर। और इसी रैली में बेसिकली क्या हुआ, रैली में जो था लाहौर में रैली जो होता है, जिसमें लाला लाजपत राय के नेतृत्व में ये प्रदर्शन पर लाठी बेसिकली क्या हुआ, अंग्रेजों ने लाठीचार्ज किया, जिससे क्या हुआ, इस लाठीचार्ज में जो लाला लाजपत राय थे उनकी मृत्यु हुई। और यह घटना भारतीयों के मन में क्या कि आक्रोश और संघर्ष को लगातार क्या कर दिया, तेज कर पाया। अगला हमारे पास नेहरू रिपोर्ट। ठीक है, ये 1928 को आता है। साइमन कमीशन की उपेक्षा और जो अपमानजनक रचना के बाद हमारे भारतीय नेताओं ने खुद भारत के लिए एक संविधान का एक प्रारूप बनाया, मतलब एक फॉर्मेट ड्राफ्ट बनाया जिसे कहते हैं। इसके लिए ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस की स्थापना हुई और मोतीलाल नेहरू जी ने, यानी पंडित जवाहरलाल नेहरू के पिताजी ने, इसकी अध्यक्षता कर एक समिति यहाँ पर गठित की, जिस समिति में 1928 में नेहरू रिपोर्ट प्रस्तुत की गई। इसके कुछ मुख्य बिंदु जो बताए जा रहे हैं कि भारत को डोमिनियन स्टेटस यहाँ पर दिया जाएगा। ठीक है, फिर देश में एक लिखित संविधान होगा, नागरिकों को उनके मौलिक अधिकार प्रदान किए जाएंगे, सभी को धर्म, भाषा और संस्कृति की स्वतंत्रता होगी, भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य हो, अल्पसंख्यक और जो लोग हैं उनको सुरक्षा मिले, लेकिन राजनीतिक अलगाव नहीं। यह भारत का हमारा पहला स्वदेशी संविधान मसौदा था, जो पूर्णतः हमारे भारतीयों द्वारा भारतीयों के लिए बनाया गया था। साइमन कमीशन नेहरू रिपोर्ट भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के 2 विरोधाभासी विचारधाराओं के प्रतीक थे। एक और ब्रिटिशों को भारतीयों के प्रति असंवेदनशील दिखाती, वहीं दूसरी जो नेहरू रिपोर्ट थी वो भारतीयों की राजनीतिक परिपक्वता और स्वराज की इच्छा को यहाँ पर दर्शाती थी। नेहरू ने यह साबित कर दिया था कि भारतवासी अपने देश का शासन स्वयं चला सकते हैं और उन्हें गुलामी स्वीकार नहीं थी। इस घटना ने क्या किया, स्वतंत्रता आंदोलन को एक नई दिशा और यहाँ पर एक नई गति यहाँ पर प्रदान की थी। क्रिस्प मिशन की आलोचनात्मक विवेचना करिए और उसकी असफलता के कारणों का यहाँ वर्णन करें। तो क्रिस्प मिशन जिसका आगमन भारत में एक ऐसे समय पर हुआ जब देश में क्या था, ब्रिटिश शासन के खिलाफ जो असंतोष था वो चरम सीमा पर था, मतलब टॉप लेवल पे काम चल रहा था यहाँ पर। ठीक है, द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जब ब्रिटिश सरकार ने भारत के सहयोग की आवश्यकता थी, जैसा आपको मालूम होगा जब पहला विश्व युद्ध हुआ था तो उन्होंने हमसे हेल्प मांगा, हमने हेल्प किया, लेकिन बदले में उन्होंने धोखा दिया, जिस वजह से फिर लोग इतने बड़े बेशरम थे कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद फिर ब्रिटिश सरकार ने भारत का सहयोग मांगा। इसलिए मार्च 1942 में जो अमेरिका कह सकते हैं वहां ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे विंस्टन चर्चिल ने स्टैमफोर्ड क्रिप्स को भारत भेजा। ठीक है, और इस मिशन का उद्देश्य था कि भारतीय नेताओं को युद्ध में क्या करना है, ब्रिटिश पक्ष का समर्थन करने के लिए राजी करना था। साथ ही साथ युद्ध के बाद भारत को कुछ राजनीतिक मतलब कुछ यहाँ पर रियायत दे दिया जाएगा कि भैया आप अपना योजना जो है प्रस्तुत कर सकते हैं, ऐसा था। ठीक है, अब इसका क्या क्या मुख्य प्रस्ताव था, क्या क्या इस मिशन के प्रति बताया कि युद्ध समाप्ति के बाद भारत को डोमिनियन स्टेट का दर्जा यहाँ पर दिया जाएगा, ऐसा बताया गया। फिर भारत में एक ऐसा संविधान सभा गठित किया जाएगा जो स्वतंत्र रूप से संविधान बनाएगी, यहाँ पर बताया गया। ठीक है, फिर किसी भी प्रांत हो यदि वो चाहे तो संघ से अलग होने का यहाँ उनको विकल्प दिया जाएगा। फिर जब तक नया संविधान नहीं बनता भारत का जो प्रशासन है वो ब्रिटिश संविधान के अधीन या सरकार अधीन ही रहेगा और रक्षा विभाग जो है वो ब्रिटिश सरकार के नियंत्रण रहेगा। ये डिमांड्स थे उनके। फिर अल्पसंख्यक के हितों की सुरक्षा ये सुनिश्चित की जाएगी, उन्होंने कहा था। अब लोगों ने इनका आलोचनात्मक क्या विवेचना किया ये बताया हुआ, जैसे अस्पष्टता और असंतुलन। जैसे मिशन के प्रस्तावों में स्पष्टता की कमी थी, प्रस्ताव में यह क्लियर नहीं था कि डोमिनियन स्टेटस का स्वरूप क्या होगा, मतलब किस प्रकार यह फॉर्मेट क्या होगा, और संविधान सभा में अल्पसंख्यक भूमिका क्या होगी यह भी उसमें क्लियरिफाई नहीं किया गया था, मतलब कुछ भी क्लियर नहीं था। अगला पॉइंट है तत्काल जो सत्ता है वो हस्तांतरण की कमी है, मतलब भारत का तत्काल कोई स्वायत्तता या सत्ता हस्तांतरण नहीं किया जाए, मतलब
यहाँ पर सत्ता नहीं दिया जाएगा, जबकि भारतीय नेता युद्ध के दौरान ही सत्ता भागीदारी चाहते थे, ये उनका मानना था। प्रांतों के पृथक होने का प्रस्ताव, मतलब जैसे क्रिस मिशन ने क्या किया था, जो भी प्रांत थे उनको भारत संघ से बाहर जाने का आदेश था, जिससे भारत के विभाजन मतलब भारत बढ़ जाता है और ये अंग्रेजों चलती, लेकिन ये भारत की एकता के लिए खतरनाक था बताया गया। फिर भारतीय नेताओं ने क्या किया, परामर्श का अभाव, मतलब भारत के नेताओं से कोई परामर्श नहीं किया गया। इस मिशन की शर्तें बिना भारतीय नेताओं के परामर्श किए तैयार की गई थी, जिससे ये भारतीय जनभावनाओं के प्रतिकूल रहा था। प्लस अंग्रेजों का दोगला नीति, अंग्रेजों की दोगला नीति के यहाँ संकेत था। एक और तो ब्रिटिश सरकार भारत को स्वतंत्र देने की बात करी थी, वहीं दूसरी ओर अपने जो साम्राज्यवादी हित थे उनको बनाए रखने की लगातार यहाँ कोशिश करी थी, जो कि इनकी दोगला नीति को यहाँ पर संकेत दे रही थी। अब इसकी असफलता क्या कारण थे, पहला कांग्रेसों का विरोध। कांग्रेस ने क्या किया, प्रस्तावों को अधूरी जानकारी थी बताया सबसे पहले। उसके बाद गांधी जी ने क्या कहा पता, पोस्ट डेटेड चेक ऑन अ क्रेशिंग बैंक, मतलब एक डूबते बैंक का आगे की तारीख वाला चेक, यानी पूरा डूबा हुआ है, लास्ट टाइम बोला ले बाबू चेक ले ले, ठीक है। कांग्रेस चाहती थी कि युद्ध के दौरान ही सत्ता जो है वो भारतीय नेताओं को यहाँ पर सबसे पहले सौंपा जाए। फिर मुस्लिम जो लीग थी उसकी नाराजगी, जैसे मुस्लिम लीग को प्रस्ताव स्वीकार नहीं थे, क्योंकि उन्हें अलग पाकिस्तान की मांग को वैधानिक मान्यता, मतलब कॉन्स्टिट्यूशनल जो राइट्स है वो नहीं दिया जाएगा। मुस्लिम चाहते कि मुसलमानों को पृथक संविधान सभा इसका एक प्रतिनिधित्व करे, ये इनका डिमांड था। प्लस ब्रिटिश शासन की जो कठोरता थी वो भी यहाँ वर्णित किया गया। जैसे ब्रिटिश सरकार वास्तव में जो सत्ता है वो हस्तांतरण नहीं करना चाहती थी, केवल भारतीयों को शांत करने के लिए उन्होंने बोल दिया ताकि युद्ध में उनको सहयोग मिल सके। फिर चौथा नंबर पॉइंट है, प्रांतों में अलग होने का विरोध हो गया। जैसे इस प्रस्ताव ने क्या किया, कांग्रेस और अन्य जो भी राष्ट्रवादी नेता थे उनको चिंतित कर दिया, क्योंकि इससे देश के टुकड़े होने की संभावना बहुत ज्यादा थी। अल्पसंख्यक के हितों की जो कह सकते हैं यहाँ पे जो सुरक्षा थी वो भी क्या थी, अस्पष्ट थी, मतलब क्लेरिफाई नहीं थी। जैसे अल्पसंख्यकों की सुरक्षा को लेकर कोई भी ठोस योजना नहीं दिया गया था, जिससे समाज के जो विभिन्न वर्ग है उनके मन में संदेह बना हुआ था। तो क्रिस मिशन एक असफल कह सकते राजनीतिक प्रयास था, जो ब्रिटिश सरकार की दोहरी नीति के दोहरा चेहरा को यहाँ पर प्रदर्शित उजागर करता है। यह मिशन भारतीयों की जो हमारे तात्कालिक स्वशासन देने में विफल रहा और उनके आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाने में साबित हुआ। इसके असफल होने के कारण भारतीय नेताओं को यह स्पष्ट हो गया था कि स्वतंत्रता केवल संघर्ष से ही प्राप्त की जा सकती है। इसी के परिणाम है कि जल्द ही कांग्रेसों ने भारत छोड़ो आंदोलन का आह्वान किया। इस प्रकार क्रिस मिशन की असफलता ने क्या किया, स्वतंत्रता संग्राम को और अधिक यहाँ पर तीव्र बना दिया था, ये कारण थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है गृह शासन आंदोलन, जिसे होम रूल मूवमेंट के नाम से भी जाना जाता है। इस आंदोलन पे आपको एक निबंध लिखने बोला गया और यह सवाल 15 नंबर का पेपर पूछा जाता है। अगला सवाल है, गृह शासन आंदोलन पर एक निबंध लिखे, राइट एन एसे ऑन होम रूल मूवमेंट। तो भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में जो गृह शासन आंदोलन, जिसे होम रूल मूवमेंट के नाम से, इसका एक विशेष स्थान है। यह नेतृत्व 1916 में बाल गंगाधर तिलक और जो एनी बेसेंट है उनके नेतृत्व में यह आंदोलन स्टार्ट होता है। इस आंदोलन का जो उद्देश्य था, हमारे भारत में ब्रिटिश जो भी साम्राज्य के अंतर्गत स्वशासन यानी सेल्फ गवर्नमेंट क्या करना था, प्राप्त करने का लक्ष्य था। यह जो आंदोलन है एक शांतिपूर्ण लेकिन जागरूकता पूर्व फैलाने का अभियान था, जिसने भारत की स्वतंत्रता की भावनाओं को क्या किया, व्यापक रूप से इन्होंने फैलाने का काम किया। जैसे गृह शांति आंदोलन की जो पृष्ठभूमि थी, जैसे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर 1914 से 1918 के बीच में ब्रिटिश सरकार ने क्या किया, भारतीयों से संघर्ष की या फिर सहयोग की अपील की, लेकिन भारत के लोग अपनी राजनीतिक स्थिति असंतुष्ट थे। इसी समय आयरलैंड में चल रहे जो होम रूल आंदोलन था उसकी प्रेरणा लेकर भारत सरकार ने भी क्या किया, भारत ने भी स्वशासन की मांग से गति पकड़ ली। बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट जी ने इस विचार को उन्होंने आगे बढ़ाया। फिर आंदोलन का जो आरंभ और नेतृत्व माना जाता है, बाल गंगाधर तिलक ने अप्रैल 1916 में महाराष्ट्र, कर्नाटक, मध्य प्रदेश आदि क्षेत्रों में आंदोलन शुरुआत की और एनी बेसेंट जी ने सितंबर 1916 में मद्रास, बंगाल और अन्य देखिए जितने दक्षिण क्षेत्र है हमारे पास, वहां पर इस आंदोलन का नेतृत्व किया। अगला पॉइंट बताया हुआ, दोनों ने कुल मिलकर जनता में स्वराज के प्रति जागरूकता पैदा की और गृह शासन आंदोलन कुछ उद्देश्य, जैसे पहला, भारत को ब्रिटिश साम्राज्य के अंतर्गत गृह शासन यहाँ पर प्राप्त हो सके, ये पहला काम था। फिर दूसरा पॉइंट है, भारतीयों को राजनीतिक अधिकारों की यहाँ पर जानकारी दी जाए, स्वराज की भावना को जन जन तक पहुंचाया जाए। फिर चौथा नंबर पॉइंट है कि ब्रिटिश सरकार पर राजनीतिक दबाव बनाया जा सके, जिससे भारत को आत्मशासन देने पर वो मजबूर हो सके या विचार करने लगे। और इसी आंदोलन कुछ प्रमुख विशेषताएं इस प्रकार, जैसे आंदोलन पूर्णतः था वो अहिंसा था और संवैधानिक था हमारे पास। फिर प्रचार और जन जागरण पर हमें विशेष ध्यान दिया, जिसमें भाषण, सभाएं, पत्र पत्रिकाएं, समाचार, ये सब आते हैं। और जनता को राजनीतिक रूप से शिक्षित करने का यहाँ पर कार्य दिया गया। सभी वर्ग विशेषतः जिसमें मध्य वर्ग हो गए और जो शिक्षित युवकों ने इस आंदोलन में भाग लिया। अब इसका क्या क्या प्रभाव पड़ा, तो पहले पूरे देश में स्वराज की मांग को यहाँ पर भावना जगी। कांग्रेस पार्टी और मुस्लिम लीग के बीच में लखनऊ समझौता 1916 हुआ। एनी बेसेंट को गिरफ्तारी से आंदोलन की और तेजी गति बढ़ गई, जिसे लेकर जनता में रोष पैदा हो गया।
सरकार को यह समझ में आ चुका था कि भारतीय जनता अब राजनीतिक रूप से जागरूक हो चुकी है और इसी आंदोलन की समाप्ति और महत्व पर 1919 में मॉन्टेग्यू चैम्सफोर्ड सुधार घोषित किया गया, जिसने कुछ सीमित स्वशासन की यहाँ पर बात कोई लिमिट स्वशासन दिया गया। इसके बाद आंदोलन की गति धीमी होगी। हालांकि यह आंदोलन स्वतंत्र तो नहीं दिला सका, लेकिन इसने स्वतंत्रता की जो भूमिका है वो तैयार की ली थी। गृह शासन आंदोलन हमारे भारत के स्वतंत्र संग्राम में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर साबित हुआ। इसने न केवल हमारे भारत को स्वशासन की आवश्यकता का बोध कराया, जिससे हमें राजनीतिक रूप से संगठित और शिक्षित होकर क्या प्रेरित किया। यह आंदोलन आने वाले जो भी स्वतंत्र हमारे संघर्षों के लिए प्रेरणा और आधारशिला बन चुका है। तो ये थे आपसे बच्चों के लिए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो मेजर पेपर 12 हिस्ट्री के पेपर में आपसे पूछा जाएगा। तो उम्मीद करूंगा वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी कमी ना करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।